Students, welcome to our classroom. This is Radha. In this video, we are going to discuss chapter 8 of class 6th history. Name of the book is Our Past 1. Chapter 8, Ashoka, the emperor who gave up war. अशोक एक राजा थे जिन्होंने वॉर ही गिव अप कर दिया था. उन्होंने तय किया था कि अब वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे. Let's see about him what he did. Roshan's rupees. Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new cassette, she also wanted to see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for? She wondered. अच्छा, रोशन के पास कुछ क्रिस्प नोट्स हैं, कड़क नोट्स हैं जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके बर्थडे पे उसको दिए. अब क्योंकि उसको बहुत ऐसी इच्छा थी कि वो एक नया कैसेट खरीदे, बट उसको साथ साथ में ये भी इच्छा थी कि वो नए नए नोट्स को देखे और फील करे. अच्छा, उस पर उसने नोटिस किया कि हर किसी नोट पर गांधी जी का स्माइलिंग फेस प्रिंट किया हुआ था और राइट हैंड पे ये गांधी जी का फेस था और लेफ्ट हैंड पे टाइनी सेट ऑफ लायंस थे. उसने ये सोचा कि ये लायंस यहाँ किस लिए हैं. ठीक है. अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. The lions that we see on our notes and coins that have a long history, they were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 7. Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions, inscriptions were carved on pillars as well as on rock surfaces. Before we find out what was written on these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. अच्छा, जो हम आज के नोट्स और कॉइन्स पर लायंस देखते हैं, इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है. ये पहले सारनाथ में एक बहुत बड़ा स्टोन पिलर है, बहुत ही बड़ा, और उनके टॉप पे ये लायंस को बनवाया गया था, कार्व्ड किया गया था. और सारनाथ के बारे में हमने चैप्टर 7 पढ़ा था कि सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला लेसन दिया था, प्रीच किया था लोगों को. अशोका हिस्ट्री में जितने भी हमने रूलर्स पढ़े हैं उनमें से एक बहुत बड़े रूलर हैं अशोका, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे इंस्क्रिप्शंस पिलर्स पे लिखवाए जाते थे. इंस्क्रिप्शंस आर the orders of the kings which were written on some hard surface so that the people can read them and follow them. तो उनके बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे जो पिलर्स पे या रॉक सरफेसेस पे वो लिखवाते थे. हम लोग ये देखें कि इंस्क्रिप्शंस में लिखा क्या है. पहले तो ये देखते हैं कि उनकी किंगडम को एम्पायर क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विशाल थी. अच्छा, the empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of the Chanakya's ideas were written down in a book called the Arthashastra. These are the things you need to learn. अच्छा, जो अशोका का अंपायर था, जिसका राजा अशोका था, वो अंपायर सबसे पहले शुरू किया था उनके दादाजी ने, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य. और कब शुरू किया था? आज से तकरीबन 2300 साल पहले शुरू किया था. चंद्रगुप्ता के पास एक बहुत ही वाइस मैन था जो उनका सपोर्ट करते थे, बहुत ही चतुर इंसान थे, जिनका नाम था चाणक्य या तो फिर कौटिल्य, दोनों उन्हीं के नाम हैं. चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ हम आज भी बुक्स में पढ़ते हैं. एक बुक है अर्थशास्त्र, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स. एक वो बुक है जिनमें चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज़ दिए गए हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डायनेस्टी? व्हेन द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी. द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विथ 3 important रूलर्स, चंद्रगुप्ता, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका. अच्छा, जब कोई सेम फैमिली के मेंबर्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब ऐसे लोग रूलर्स बनते हैं, राजा बनते हैं, तो उस फैमिली को बोल दिया जाता है डायनेस्टी. मौर्यस भी एक डायनेस्टी थी. इनके 3 बड़े रूलर्स थे. चंद्रगुप्ता सबसे पहले जिन्होंने इस डायनेस्टी को शुरू किया, मौर्य डायनेस्टी को. फिर उसके बाद उनके बेटे आए बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बेटे आए अशोका. राइट.
राइट साइड पे ये वो पिलर है जो लायन कैपिटल जिसको हम बोलते हैं. देयर आर 4 लायंस ओवर हेयर. फोर्थ लायन जो है वहाँ दिख नहीं रहा है. Here we can see there is a bullock, and this side this is a horse, and in the middle of it we have our that Ashok Chakra that is also found in our national flag. Moving on to the next page. The places where inscriptions of Ashoka have been found are marked with red dots. These were included within the empire. Name the countries where Ashokan inscriptions have been found. Which Indian states were outside the empire? अच्छा, जहाँ जहाँ पर भी अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं उनको रेड डॉट से मार्क कर दिया गया है. ये एम्पायर के अंदर थे, ये सारे जो भी, हालांकि इसमें कलर नहीं दिख रहा, बट स्टिल इनमें जितने भी रेड डॉट्स हैं वो सब अशोका के एम्पायर के अंदर थे. कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जो उसके एम्पायर के बाहर थे, बट स्टिल वहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे. फाइन. Moving on, there were several cities in the empire marked with black dots on the map. These included the capital Patliputra, Takshashila and Ujjain. Takshashila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials and craftspersons probably lived in these cities. अच्छा, यहाँ पर एक तो आपको दिख जाएंगे रेड कलर के डॉट्स, और अब हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं दैट जो डॉट्स थोड़े से लाइट हैं वो रेड कलर के हैं एंड ब्लैक आर दिस वन, है ना. ये वाले 3 जो हैं पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला. आउट ऑफ दिस पाटलिपुत्र वॉज देयर कैपिटल, उज्जैन वॉज a gateway from north to south India, and Takshashila was an important route for the gateway to the northwest, including Central Asia. Next, in other areas there were villages of farmers and herders. In some areas such as Central India there were forests and people gathered forest produce and hunted animals for food. जो बाकी के एरियाज़ हैं उनमें विलेजेस थे जिनमें फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे. कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर फॉरेस्ट पाए गए थे और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और खाने के लिए एनिमल्स को हंट भी करते थे. People in different parts of the empire spoke different languages. They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. जो अलग अलग एरियाज़ में सब कॉन्टिनेंट के रहते थे उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग वो बोलते थे. हो सकता है कि वो अलग तरीके का खाना भी खाते हों और वो जो कपड़े पहनते हों वो भी डिफरेंट काइंड के हों. मूविंग ऑन, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. एम्पायर्स और किंगडम्स अलग अलग कैसे हुए, मतलब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. Emperors जो हैं जिनका एम्पायर होता है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किंग्स के मुकाबले. क्यों? क्योंकि एम्पायर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं किंगडम से और उनको बड़ी बड़ी आर्मीज चाहिए होती है जो उनके एम्पायर्स को प्रोटेक्ट करें. Second, they need a larger number of officials who collect taxes. Now because empire is greater than kingdom, so they need larger number of officials. वो लोग जो उनके लिए taxes इकट्ठे करते हैं वो लोग भी उनको ज़्यादा चाहिए. Ruling the empire, as the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons, and traders who lived in villages and towns in the area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials, and of course the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. अच्छा, कैसे उसको आप रूल करेंगे, किसी भी एम्पायर में आप राज कैसे करेंगे उसके बारे में. अब क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा एक स्टेट है, एरिया उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता है. जैसे जो एरिया पाटलिपुत्र उनका कैपिटल है, पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया है वो एम्परर यानी जो महाराज हैं उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता था. इसका मतलब
वहाँ पर जो ऑफिशियल्स अपॉइंट होते थे ताकि वो वहाँ के फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स और ट्रेडर्स से टैक्सेस कलेक्ट कर सकें जो पाटलिपुत्र के आसपास के विलेजेस और टाउन्स में रहते थे। दूसरा, ऑफिशियल्स जो हैं वो उन लोगों को पनिश भी करते थे जो महाराज के ऑर्डर्स को नहीं मानते थे, डिसओबे करते थे। इनमें से काफ़ी ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द रूलर। एंड मैसेंजर्स जो थे, मैसेंजर्स का मतलब है उस समय पर टेलीफोन और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो अगर आपको कहीं मैसेज पहुंचाना है तो एक आदमी आपका मैसेज लेकर के दूसरी जगह जाएगा। तो टू एंड फ्रो का मतलब है कि वो वहाँ जाएगा और वहाँ से मैसेज लेकर के वापस आएगा, ठीक है। और स्पाइज होते थे, स्पाई यानी जासूस, वो दूसरे इन ऑफिशियल्स पे नज़र रखते थे। और ऑब्वियसली एम्परर जो है, जो महाराज थे, वो इन सभी को सुपरवाइज करते थे और वो अकेले तो ये काम कर नहीं पाते थे, तो साथ में उनके यानी उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उनकी हेल्प करते थे और सीनियर मिनिस्टर्स उनकी हेल्प करते थे। मूविंग ऑन, देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज was ruled from a provincial capital such as Takshashila or Ujjain. Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. अच्छा, बहुत सारे और भी एरियाज और प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस का मतलब आप बोल सकते हैं स्टेट्स थे, ठीक है। हर किसी को प्रोविंशियल जो कैपिटल है जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, यहीं से रूल किया जाता था। भले कुछ कंट्रोल जो है पाटलिपुत्र से भी आता था और जो रॉयल प्रिंसेस थे वो रॉयल प्रिंसेस का मतलब है कि जो राजा के बेटे, राइट, वो जो लोग थे उनको कई बार एज गवर्नर या भेज दिया जाता था और वहाँ पर लोकल कस्टम्स और रूल्स फॉलो किए जाते होंगे, है ना। Besides, there were vast areas between these centers. Here, the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा एरिया था, वास्ट एरिया था, तो इनको पूरा का पूरा कंट्रोल करना तो मुश्किल था। तो मौर्यस ट्राई करते थे कि वो रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करें। वाई? बिकॉज दीज वर इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट। अगर किसी इंसान को यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ आना जाना है तो वो रोड या रिवर से ही जाएगा। तो मौर्य इन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और वहीं से वो कोई भी रिसोर्सेज वहाँ से जो भी उनको मिल जाता था, जैसे कि टैक्स या ट्रिब्यूट। टैक्स का मतलब होता है कि आप किसी का हिस्सा फिक्स कर दो, दैट वॉट एवर अ फार्मर इज ग्रोइंग द क्रॉप 1/6 वुड बी ऑफ द एम्परर, ठीक है, वो टैक्स हुई। ट्रिब्यूट का मतलब कोई इंसान जो रास्ते से जा रहा है उसको जाने देना है या नहीं जाने देना है, वो उस ट्रिब्यूट पे डिपेंड करता था। यानी सपोज कर लीजिए कि कोई मर्चेंट है जो उस रास्ते से गोल्ड लेकर के जा रहा है, तो उस मर्चेंट को राजा के जो भी वहाँ पर आदमी होंगे, गवर्नर्स होंगे, जो भी होंगे, उनको कुछ गोल्ड देना पड़ेगा ताकि वो लोग उसको वहाँ से पास होने दें। ये चीज़ आज भी होती है। इवन व्हेन वी पास सम नेशनल हाईवेज वी हैव टू पे द टोल टैक्स, दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, राइट, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज रोड्स। सो सेम वे यहाँ पर भी वो इसी के लिए काम लाते होंगे। एग्जाम्पल है, अर्थशास्त्र में हमें एक बात पता चलती है कि नॉर्थ वेस्ट जो हमारे इंडिया का था वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट था, साउथ इंडिया अपने गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो हो सकता है कि यही रिसोर्सेज एज अ ट्रिब्यूट जब लोग आते जाते होंगे बिजनेस करने के लिए, तो ट्रिब्यूट के तौर पे यही उनसे लिया जाता होगा। नेक्स्ट पेज, व्हाट इज़ ट्रिब्यूट? ट्रिब्यूट यहाँ पर बताया गया है, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. अच्छा, टैक्सेस जो थी वो तो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट की जाती थी हर एक सही समय पर, यानी मान लीजिए हो सकता है पूरे साल में एक बार या पूरे साल में 2 बार, ये उनका टाइम फिक्स होता था। लेकिन ट्रिब्यूट जब कभी भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो उतना लोगों से ले लिया जाता था और लोग बदले में देते क्या थे, अलग अलग चीज़ें जो उनके पास हों, कभी वो ज़्यादा देते थे, कभी कम देते थे, जैसी उनकी इच्छा हो या जैसी उनकी शक्ति हो देने की। There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent,
but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. अच्छा, इस पूरे इलाके में जो मौर्यन एम्पायर था, इस पूरे में फॉरेस्टेड रीजन भी थे जहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा थे। तो इन एरियाज़ में जो लोग रहते थे वो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो या कुछ कम भी इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट यानी अपना सब कुछ वो खुद ही कर लेते थे, फॉरेस्ट में से ही उनको खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ मिल जाती थी। बट हो सकता है कि उन लोगों को भी टैक्स और ट्रिब्यूट देना पड़ता होगा, जैसे कि एलिफेंट देना, टिम्बर, हनी, वैक्स, ये सब पेड़ों से मिलते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं ये, तो ये सब वो हो सकता है मौर्यन ऑफिशियल्स को देते हों। Now we are about to start the new topic, that is the emperor and the capital city. जो राजा हैं और उनका जो कैपिटल सिटी है उसके बारे में। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. Megasthenes एक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्ता के दरबार में भेजा गया था। और किसने भेजा था? एक ग्रीक कंट्री के, ग्रीस यानी ग्रीक कंट्री के एक रूलर थे वेस्ट एशिया के, जिनका नाम था सेल्यूसियस निकेटर, उन्होंने भेजा था। मेगास्थेनिस ने एक अकाउंट लिखा था, जो भी उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने एक अकाउंट लिखा था, यानी पूरा एक नोट टाइप लिखा था। उसमें से एक पार्ट छोटा सा आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circled about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. And about Patliputra, modern Patna, he wrote, "This is a large and beautiful city. It is surrounded by a massive wall. It has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. Why do you think the king had special servants to taste the food he ate? In what ways was Patliputra different from Mohenjo-daro? Hint, see chapter 4. अच्छा, इसका मीनिंग देखो कि एक ग्रीक रूलर था, कौन? सेल्यूसियस निकेटर। इन्होंने मेगास्थेनिस को भेजा था एज एन एम्बेसडर चंद्रगुप्ता के दरबार में। उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा। उन्होंने जो भी कुछ लिखा उसमें से एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस मौके पर जो राजा हैं वो जब पब्लिक में आते हैं तो उनको बड़े बड़े प्रोसेशंस के साथ, यानी पूरी एक रैली की तरह जैसे बारात निकलती है ठीक वैसे ही निकाला जाता था। फिर उनको एक गोल्डन पैलेंक्विन, उनका जो रथ था वो गोल्डन कलर का था या गोल्डन था, यानी सोने का बना हुआ होता था। और उनके जो गार्ड्स थे वो एलिफेंट्स राइड करते थे, जो एलिफेंट्स भी गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड होते थे। कुछ गार्ड्स जो हैं ट्रीज़ भी कैरी करते थे और उन ट्रीज़ पे बर्ड्स रहते थे, कई सारे ट्रेंड पैरट्स रहते थे। और ये सारे ट्रीज़ जो हैं एम्परर के हेड को, यानी उनके सर को कवर करते थे सर्कल में। किंग जो है वो आर्म्ड वुमेन से भी, यानी कि महिलाएं जिनके पास हथियार हैं उनसे भी घिरे हुए रहते थे। किंग जो हैं उनको डर लगता था कि कोई उनको मारने की कोशिश ना करे। उनके पास स्पेशल सर्वेंट्स थे जो वो फूड टेस्ट करते थे इससे पहले कि राजा खाएंगे। राजा खाना खाएं उससे पहले वो सर्वेंट्स फूड को टेस्ट करते थे और उसके बाद अगर सही लगेगा तो राजा जी खाएंगे। कभी भी वो सेम बेडरूम में 2 रातों के लिए नहीं सोते थे। मतलब इफ़ ही वुड स्लीप इन 1 bedroom फॉर 1 night, नेक्स्ट नाइट ही वुड बी इन सम अनदर बेडरूम। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न पटना है, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि ये बहुत बड़ा और विशाल और खूबसूरत शहर है। इसके आसपास एक बहुत बड़ी दीवार है जो इसको सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं। जो हाउसेस इसमें बने हुए हैं वो 2 या 3 मंजिला हैं।
ठीक है। और वो हाउसेस किसके बने हुए हैं? वुड या मड ब्रिक के, यानी कि मिट्टी की जो ईंटें होती हैं उसके, या तो वुड के, दोनों के भी हो सकते हैं। किंग का जो पैलेस है वो भी वुड का बना हुआ है और उसके ऊपर स्टोन से बहुत सारी सजावटें की हुई हैं और उसके आसपास गार्डन्स बनाए गए हैं पैलेस के आसपास, और बर्ड्स को रखने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों किंग के खाना खाने से पहले वो सर्वेंट्स खाना टेस्ट करते थे? ऐसा क्यों होता था? और दूसरा, पाटलिपुत्र मोहनजोदारो से अलग कैसे है? ये चैप्टर 4 में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा। अच्छा, जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका सिंपल मीनिंग है कि अगर किसी ने खाने में कुछ मिला दिया है तो सबसे पहले तो जो उनके सर्वेंट्स हैं वो टेस्ट करेंगे और जो कुछ होना होगा वो उनको होगा, राजा को कुछ नहीं होगा। Now we are going to read about Ashoka. Ashoka, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of the Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. अच्छा, सबसे फेमस मौर्यन रूलर जो हैं वो अशोका हैं। ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, और वो भी कैसे? इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, यानी स्टोन्स पे लिखवा के। उनके जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस थे वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। प्रकृत लैंग्वेज वो है जो ऑर्डिनरी पीपल बात करते हैं जिसमें, और वो उसको समझ भी सकते हैं। और जिसकी स्क्रिप्ट होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है वो है रोमन, ठीक है। अशोकाज वॉर इन कलिंगा. Kalinga is the ancient name of coastal Odisha. See map 5, page 76. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. अच्छा, कलिंगा जो ओडिशा का कोस्ट है, ओडिशा में समुद्र लगता है, उसके पास जो एरिया है उसका पहले नाम था कलिंगा। ये आपको मैप 5 पेज नंबर 76 पे मिल जाएगा। अशोका ने एक लड़ाई लड़ी थी इस कलिंगा को जीतने के लिए, ठीक है। वो जीत भी गए थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर हिंसा देखी और इतना सारा खून बहते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, और उस मंज़र ने उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट भी किया था। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वो इस पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक ऐसे इकलौते राजा हैं जिन्होंने वॉर को जीत लिया था, और उसके बाद भी उन्होंने वो ज़मीन जो भी कलिंगा था वो उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इवन दो ही हैड डिसाइडेड नॉट टू फाइट अगेन। अशोका's इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अच्छा, जो कलिंगा वॉर हुआ उसके बाद उन्होंने एक इंस्क्रिप्शंस बनवाए, और उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ कलिंगा वॉर के लिए लिखवाया है। दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoners. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. How did Kalinga war bring about a change in Ashoka's attitude towards war? Dhamma is a Prakrit word used for the Sanskrit term dharma. अच्छा, जो कलिंगा वॉर हुआ, जब राजा बने थे अशोका, उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंगा को जीता, ठीक है। उस कलिंगा वॉर में तकरीबन 1.5 लाख लोग पकड़े गए थे और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं मारे गए थे। इससे मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। जब कभी भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड को हम जीतते हैं या हासिल करते हैं
तो बहुत लाखों में लोग मर जाते हैं और बहुतों को एज अ प्रिजनर यानी कि जेल में बंद कर दिया जाता है। ब्राह्मण्स और मॉन्क्स भी मर जाते हैं। जो लोग अपने रिलेटिव्स से प्यार करते हैं या उनके फ्रेंड्स उनको पसंद करते हैं, या जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वो भी मर जाते हैं और वो अपने लव्ड वंस को खो देते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं धम्म को ही फॉलो करूँगा अब से, और मैं दूसरों को भी इसके बारे में सिखाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि लोगों को धम्म से जीता जा सकता है, इसके बजाय कि हम उनको फोर्स से ज़बरदस्ती जीतें, हासिल करें। तो इसीलिए मैं ये मैसेज यहाँ पर इंस्क्राइब करवा रहा हूँ, ताकि जब मेरे बेटे हों या मेरा जो पोता है, ये सभी लोग हों फ्यूचर में, तो वो भी वॉर के बारे में ना सोचें, इसके बजाय वो भी यही सोचें कि धम्म के बारे में ज़्यादातर हम अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। अच्छा, धम्म जो है एक प्राकृत वर्ड है, जो संस्कृत टर्म है धर्मा, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, धर्म का मतलब है सिंपल कि आप ना तो किसी को नुकसान पहुंचाइए, ना किसी और को अपने आप को नुकसान पहुंचाने दीजिए। दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ धर्म एंड स्पीक ट्रूथ। तो ये पूरा इंस्क्रिप्शन था जो अशोका जी ने लिखवाया था। और यहाँ एक सवाल है कि कलिंगा वॉर ने अशोका के एटीट्यूड में कैसे चेंज लाया। अशोका का जो पहले वॉर को लेके एटीट्यूड था, अब वो कैसे चेंज हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट वाज अशोका's धम्म। Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha, chapter 7. अशोका का जो धम्म था उसमें ऐसा नहीं था कि आपको किसी भगवान की पूजा करनी है या कोई सेक्रीफाइसेस करने हैं, जैसे हम हॉर्स या कई सारी सेक्रीफाइसेस हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखे हैं। तो उनको सिर्फ ये लगता था कि जैसे कोई पिता अपने बच्चों को सिखाता है अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे मैनर्स सिखाता है, नई जो ज़िंदगी है उसके नए नज़रिए सिखाता है, इन द सेम मैनर उनको लगता था कि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे भी अपने जो मेरे राज्य के लोग हैं या जो भी मेरे इंसान हैं उनको मुझे सिखाना चाहिए। साथ ही उनकी इंस्पिरेशन कौन थे? बुद्धा, जिनके बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है, उनकी टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in the family and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as the Dhamma Mahamata, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. अच्छा, अशोका को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस हुई जो उनको बहुत सारी परेशान भी करती थी। प्रॉब्लम्स जैसे कि जो उनके राज्य में लोग थे, हर कोई अलग अलग रिलीजन फॉलो करता था और इसीलिए कभी कभी इसमें द्वंद्व हो जाता था। कोई बोलता था नहीं ये बात सही है, कोई बोलता था वो बात सही है। ठीक है, एनिमल्स वो लोग सेक्रीफाइस करते थे, जो सेक्रीफाइसेस होते थे उनमें एनिमल्स को मार दिया जाता था और बोला ये जाता था कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स अशोका को बहुत ज़्यादा लगती थी। स्लेव्स और जो सर्वेंट्स थे, जो दास और दासियाँ थीं, जो उनके सर्वेंट्स भी थे, जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जाता था। साथ में फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा बहुत होता था, या तो नेबर्स के बीच में झगड़े होते थे, क्वारल्स होती थी। अशोका को लगता था कि ये उनकी ड्यूटी है ये सब सॉल्व करना उन्हें लगता था कि ये उनकी ड्यूटी है और इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनका नाम, मतलब उनके पोजीशन का नाम था धम्म महामता। ये लोग हर जगह एक से दूसरी जगह जाते रहते थे और लोगों को धम्म के बारे में सिखाते रहते थे। इसके सिवा अशोका अपने मैसेजेस को रॉक्स और पिलर्स पे लिखवाते भी थे और अपने ऑफिशियल्स को बोलते थे कि आप इन पे जो भी मैसेजेस लिखे हुए हैं ये उन लोगों को पढ़ के सुनाइए जो इनको पढ़ नहीं सकते। लेफ्ट साइड पे एक रामपुरवा बुल है,
इस बुल का नाम है रामपुरवा बुल। ये जो बुल है इसमें आप देख पाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है। ये एक मौर्यन पिलर का एक पार्ट था और ये मिला था कहाँ, रामपुरवा बिहार में। ये अब राष्ट्रपति भवन में रखाया गया है और ये एक एग्जाम्पल है कि उस समय के स्कल्पटर्स की स्किल किस हद तक थी, ठीक है, जो आज भी लोगों की है, बट स्टिल उस समय पर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. See map 6 pages 84 and 85. He built roads, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. अशोका ने अपने मैसेंजर्स को धम्म के बारे में बताने के लिए दूसरे देशों में भी भेजा। फॉर एग्जाम्पल है सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। ये सब आपको मैप 6 पेज नंबर 84 और 85 पे मिलेंगे। साथ ही उन्होंने और भी कई सारे अच्छे काम किए थे, जैसे कि उन्होंने रोड्स बनवाए, कुएं को खुदवाया और जो रेस्ट हाउसेस हैं जहाँ पर लोग आराम कर सकते हैं, जो यहाँ वहाँ जैसे जिसको हम गेस्ट हाउस बोलते हैं आज के ज़माने में। साथ ही उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट करवाया, दोनों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। सो इन हिज विजन देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स, and that is why he was against of the sacrifices of the animals. The last thing is Ashoka's message to his subjects. Ashoka अपने fellows को क्या मैसेज देना चाहते थे? People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe these other practices, this would be more fruitful. What are these other practices? अच्छा, लोग जो हैं, अशोका ये लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग जब बीमार पड़ते हो, जब आपके बच्चों की शादी होती है, या आपके जब बच्चे पैदा होते हैं, या जब वो किसी जर्नी पे जा रहे होते हैं, तो आप अलग अलग रिचुअल्स करते हैं। ये रिचुअल्स कभी काम के नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इसकी जगह पर दूसरी प्रैक्टिसेस करो तो ये और ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, आपके लिए फलदायक होगा। अब ये कौन सी दूसरी प्रैक्टिसेस हैं जो वो बोलना चाह रहे थे, वो देखिए। These are being gentle with slaves and servants, respecting one's elders, treating all creatures with compassion, giving gifts to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize another's. Each one should respect others' religion. If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आप जो भी आप रीत रिवाज करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उनके बजाय कर सकते हैं। ये सब जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ और बेहतर बन जाएगी, और इवन आप अच्छे कर्म भी करेंगे तो अच्छा फल भी मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आप अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए। जो आपके नीचे वाले तबके के लोग हैं उनके साथ आप अच्छे से व्यवहार कीजिए। एक दूसरे के जो बड़े हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जो सारे क्रिएचर्स हैं संसार में, जितने भी क्रिएचर्स हैं, आइदर दैट आर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और XYZ, उन सबको कंपैशन की ज़रूरत है, प्यार और लगाव की ज़रूरत है, वो उनको दीजिए। ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट्स दीजिए। आप किसी अपने रिलीजन के बारे में तारीफ़ करें या दूसरे के रिलीजन को गलत बताएं, ये दोनों बातें गलत हैं, ठीक है। हर कोई एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप अपने रिलीजन की तारीफ़ कर रहे हैं और दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यानी दूसरे के रिलीजन को गलत बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने ही रिलीजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि एक दूसरे के रिलीजन के मेन आइडियाज़ क्या हैं, वो रिलीजन किस बेस पे है टिका हुआ, और उसको समझना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, इन द कंट्री लाइक इंडिया, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ये क्रिटिसिज्म बहुत चलता है, बट एट द एंड ऑफ द डिबेट वी कम टू नो दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, बट देयर आर द डिफरेंसेस इन worshipping that God, nothing else. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, wrote his edicts, instructions still speak to us in a language we can understand, and we can still learn much from them.
Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant even today. अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये लिखा था कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो उन्होंने जो बोला था, लोगों को जो बताया था, वो आज भी हमसे उसी भाषा में बात करते हैं जो हम समझ सकते हैं, और उनमें से हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है इवन टुडे। अब इनमें से जो अशोका का मैसेज अभी हमने पूरा पढ़ा, उसमें से आप ये पार्ट्स देखिए जो आपको लगता है कि वो आज भी रेलेवेंट है, जिनको आज भी हमें लागू करने की ज़रूरत है। नीचे एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट दी हुई है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन जो स्क्रिप्ट्स हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही आई हैं, और ये प्रोसीजर होने में 100 साल लग गए। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि ए जो है, लेटर ए इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में कैसे लिखा गया है। हिंदी में हम जानते हैं ऐसे लिखते हैं, अर्ली ब्राह्मी में ऐसे लिखते थे, बंगाली इन बंगाली ए वॉज रिटन लाइक दिस, मलयालम में ए ऐसा है और तमिल में ए ऐसा है। तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, और ए अलग अलग स्क्रिप्ट्स में देखो कैसे लिखा गया है, और ये सभी स्क्रिप्ट्स जो हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुई हैं। ठीक है, सो दिस वॉज चैप्टर 7 of class 6th history. Hope you found this video useful and you have understood the chapter. Do like the video and subscribe the channel and share this video with your friends so that they can also learn this chapter. Thank you so much for your patient hearing.